हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी विद लोकेश हाड़ा यूट्यूब चैनल पर। और आज हम लेके आए हैं संविधान का ये वीडियो। हम संविधान में प्रस्तावना को कंप्लीट कर चुके थे और आज हम हमारी जो वास्तविक कॉन्स्टिट्यूशन का जो टॉपिक है उस टॉपिक्स को हम स्टार्ट करेंगे, यानी कि संविधान के भाग प्रथम। पहले से हम ये जानते हैं कि हमारा जब संविधान का निर्माण हुआ था उस समय इसके संविधान के 22 भाग, जो वर्तमान में इसकी संख्या बढ़कर 25 कर दी गई है, और आपके 8 अनुसूचियाँ थी जिसकी संख्या अब 12 अनुसूची के रूप में स्थापित हो चुकी हैं। पहले आपके जो 395 अनुच्छेद थे वो जो बढ़कर अब 468 तक पहुंच चुके हैं। तो ये आपके संविधान के एक तरीके से अगर हम बात करें तो इन्हें जो डिवाइडेड किया गया है वो वह इस तरीके से है: भाग, अनुसूची और अनुच्छेद। यहाँ पर हम अनुच्छेद को भी साथ में लेंगे, हम भाग को भी साथ में लेंगे, और जो अनुसूची वाला टॉपिक है उसे हम लास्ट में लेंगे। यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके इस संविधान का आज हम पहला भाग स्टार्ट करेंगे, संविधान का भाग प्रथम। संविधान का भाग प्रथम। जनरली एक चीज़ आपको ये याद रखना चाहिए कि जो संविधान का जो पार्ट है वो पार्ट हमेशा इस जो ग्रीक पैटर्न है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, इस पैटर्न पर हमेशा लिखा जाता है। आप इसे 1 2 3 यानी कि 1 2 3 4 जो आपकी 1 2 3 ये जो पैटर्न है इसमें कभी भी भाग को नहीं लिखा जाता। यहाँ पर 1 2 3 के संदर्भ में आपके केवल अनुच्छेद लिखे जाते हैं। तो संविधान का भाग फर्स्ट, जिसके अंतर्गत ये कहा जाता है कि संघ राज्य क्षेत्र व विस्तार, ये आपके भाग प्रथम के बारे में बात बताई गई है। यहाँ पर हमें इस टॉपिक में जो देखना है कि किस तरीके से भारत के राज्यों का निर्माण होता है और भारत के कौन कौन से राज्य हैं और उन राज्यों का निर्माण कब हुआ। दूसरा, जो आपके संघ राज्य क्षेत्र हैं उनके संदर्भ में बात की जाती है, तो उसका भी वर्णन आपके ये कहा जाता है कि इस भाग में आता है। यहाँ पर हम अगर इस भाग प्रथम की बात करें तो इस भाग प्रथम का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक आपके इस भाग प्रथम के जो भारत के जो राज्य हैं, इन राज्यों के नाम या भारत के नाम, उन पूरी की पूरी चीज़ों का यहाँ पर वर्णन किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस भाग प्रथम के अनुच्छेद पहले अनुच्छेद में क्या कहा गया है? इस पहले अनुच्छेद में भारत का जो नामकरण है, भारत के नामकरण के साथ साथ जो ये कहा जाता है कि इसके जो क्षेत्र या राज्य या जो सीमाएं, उन सीमाओं का वर्णन, यानी कि अगर हम बात करें तो भारत की भौगोलिक स्थिति का जो वर्णन है आपके अनुच्छेद 1 में किया गया है। और इस अनुच्छेद 1 के अंतर्गत हम बात करें तो पहली तो चीज़ भारत का नामकरण यहाँ पर किया गया है। और भारत का नामकरण आपके 2 रूपों में किया गया है। एक तो किया गया है भारत के रूप में और एक किया गया है इंडिया के रूप में। एक इंडिया के रूप में किया गया है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 2 जो नाम हैं भारत के संदर्भ में, इस 2 नाम के पीछे क्या लॉजिक माना जाता है? जब आपके संविधान का निर्माण हो रहा था तो जो संविधान सभा के सदस्य थे, उन संविधान सभा के सदस्यों में से 2 ग्रुप हो गए भारत के नामकरण को लेकर। एक ने कहा कि जो भारत का जो पुराना नाम है उस पुराने नाम के आधार पर भारत का नामकरण किया जाना चाहिए, यानी कि भारत। जबकि उसमें से जो कुछ बुद्धिजीवी वर्ग था, वो बुद्धिजीवी वर्ग उस भारत के स्थान पर नया नाम इंडिया, और ये इसने अपना जो लॉजिक दिया, उसने कहा कि भारत की जो पहचान है वो इंडिया के रूप में है। आपके जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, उस यूरोपियन कंट्रीज़ या जो बहुत से वर्ल्ड के अन्य जो कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर भारत को इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस वजह से हम भारत का संवैधानिक नाम क्या रखेंगे? इंडिया रखेंगे। इस बात को लेकर जब बात ज़्यादा बहस बढ़ी तो उस स्थिति में ये कहा जाता है
कि भारत के दोनों नाम, जो इसको इस तरीके से कहा गया है, भारत जिसे इंडिया कहा गया है, भारत जिसे इंडिया कहा गया है, इस शब्दावली का प्रयोग आपके आर्टिकल 1 में किया गया है। और इस तरीके से आपके दो नाम भारत के संवैधानिक नाम हो गए, एक तो भारत और एक इंडिया। दूसरी चीज़, इसी आर्टिकल 1 में जो उस लाइन को हम आगे बढ़ाएंगे कि भारत जिसे इंडिया कहा गया है, इंडिया कहा गया है, वह राज्यों का संघ है, राज्यों का संघ है। तो यहाँ पर दो चीज़ आपको, एक तो हमें यहाँ पर भारत के नामकरण की बात जो हमने अभी बात की थी, उसी के साथ साथ ये कहा जाता है कि भारत की जो स्थिति है, संविधान की जो प्रकृति है, उस प्रकृति या उस स्थिति के बारे में या संविधान की प्रकृति के बारे में हमें यहाँ से जानकारी मिल रही है। यहाँ पर यह बताया जाता है कि भारत क्या है, संघ है। भारत क्या है, संघ है, किसका, राज्यों का। लेकिन इस बात को लेकर भी बड़ा विवाद उठा। यहाँ पर संघ से मतलब ये होता है कि राज्यों से मिलाकर बनाया हुआ एक जो यूनियन होता है, उसके लिए एक जो संघ होता है, उसके लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी कि यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएस, वह राज्यों का संघ होता है और वह उसके जो राज्य हैं, वह राज्य के पास प्रवेश करने और बाहर निकलने दोनों की अनुमति, दोनों का अधिकार प्राप्त होता है। लेकिन भारत की स्थिति तो ऐसी नहीं थी। यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इस बात को कहकर इसका विरोध किया कि भारत राज्यों का संघ है। अगर आप इस लैंग्वेज को यूएसए के साथ या उसके साथ कंपैरिजन करने की सोचो तो वह अलग है और यहाँ पर अलग है। वहाँ पर उन्होंने राज्य मिलकर, राज्यों ने आपस में समझौता करके एक यूनियन, एक संघ बनाया है। तो वह राज्यों की इच्छा पर डिपेंड करता है। जबकि यहाँ पर जब राज्य मिले हैं वो राज्यों की इच्छा पर नहीं, हमने यहाँ पर भारत का जो भाग है उस पूरे के पूरे भागों को हमने तोड़ा प्रशासनिक सुविधा की वजह से और फिर उन्हें जोड़ा। यानी कि यहाँ पर जो शब्दावली है वह संघ का प्रयोग ना होके यहाँ पर परिसंघ शब्द का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये कहा जाता है कि ये अमेरिका वाला संघ नहीं माना जाएगा। ये भारत में राज्यों का जो निर्माण है प्रशासनिक सुविधाओं के आधार पर किया गया है। इस वजह से यहाँ पर राज्यों का संघ के से संबोधित किया गया है। यहाँ पर राज्यों को वह अधिकार प्राप्त नहीं है जो अमेरिका के राज्यों को प्राप्त होता है। तो इस वजह से आपके आर्टिकल 1 में इस शब्दावली का प्रयोग किया गया है। भारत का नामकरण और भारत की जो संविधान की प्रकृति है, यानी कि जो ये राज्यों का संघ है, संघ मतलब ऐसा संघ जहाँ पर केंद्र शक्तिशाली होता है, उस प्रकार के संघ की यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर अमेरिका की तरह अलग राज्यों की अलग नागरिकता का प्रावधान नहीं है, न यहाँ पर यह कहा जाता है कि अलग प्रकार की संवैधानिक स्थिति यानी अलग अलग राज्यों के संघ की स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो आर्टिकल 1 आपका इस तरीके से हो गया। इसी के साथ भारत की जो भौगोलिक सीमाएं हैं उन सीमाओं का भी निर्धारण, भारत के क्षेत्रफल है उनका भी निर्धारण आपके आर्टिकल 1 में यहाँ पर किया गया है। दूसरा, अगर हम बात करें आर्टिकल 2 यानी कि अनुच्छेद 2। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 ये कहता है कि भारत किसी भी बाहरी भूभाग को अपने राज्य या अपने भूभाग में मिलाकर उसे अपना राज्य घोषित करने के लिए जिस प्रक्रिया से गुजरेगा उस प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। यानी कि भारत नए राज्यों का निर्माण कर सकता है। भारत नए राज्यों का निर्माण कर सकता है या फिर निर्माण की जो ये प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का वर्णन आपके आर्टिकल 2 में किया गया है। आर्टिकल 2 में आपके भारत के नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया, लेकिन ये राज्य कौन से होंगे? बाहरी भूभाग।
यानी कि आप भारत के जो संविधान की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के जो बाद से बाहरी भूभाग है उनको हम भारतीय भूभाग में मिलाकर भारतीय राज्य या भारतीय नए राज्य का निर्माण करते हैं। उसमें किस प्रकार की प्रक्रिया का वर्णन किया जाता है, उस प्रक्रिया का किस प्रकार की प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का वर्णन आपके आर्टिकल 2 में किया गया है। किस प्रकार हमने गोवा, पांडिचेरी, दमन दीव, नगर हवेली, गोवा ऐसे राज्यों को हमने भारत के साथ मिलाया और उन्हें भारत का राज्य घोषित किया। इस प्रकार के लिए हमें एक विशेष संविधान संशोधन की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है जो आपके आर्टिकल 368 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन से अलग होता है। तो यहाँ पर इस प्रक्रिया का वर्णन आपके आर्टिकल 2 में किया गया है और इसी के अंतर्गत हमने गोवा, दमन दीव, पांडिचेरी और सिक्किम जैसे राज्यों को ये कहा जाता है कि भारत का राज्य घोषित किया या भारतीय भूभाग में इनको सम्मिलित किया। तो उस प्रक्रिया का वर्णन आपके आर्टिकल 2 के अंतर्गत आता है और एक विशेष संविधान संशोधन होता है। हम अभी इसका आर्टिकल 4 में इसका वर्णन करेंगे कि किस प्रकार की प्रक्रिया होती है वो। इसके बाद आपके आता है आर्टिकल 3। आपके आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया, और इस 3 की प्रक्रिया में भी कहा गया है नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया। यहाँ पर नए राज्यों के निर्माण की बात कही गई है, लेकिन ये जो नए राज्य हैं वो कहाँ से आएंगे? ये होंगे आपके आंतरिक भूभाग से। आंतरिक भूभाग से नए राज्यों के निर्माण, यानी कि आपने मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का निर्माण किया, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड का निर्माण किया, आपने नेपाल से मणिपुर, मिजोरम जैसे जो राज्य हैं उनका निर्माण किया। इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का वर्णन आपके अनुच्छेद 3 में किया गया है। और एक जो बात कही गई है राज्यों के नामकरण। राज्य के नाम में परिवर्तन, जैसे कि पहले आपके उड़ीसा था उसे हमने ओडिशा कर दिया, उत्तरांचल था उसे हमने उत्तराखंड कर दिया। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का भी वर्णन आपके आर्टिकल 3 में किया गया है। तो इस तरीके से आपके ये जो अनुच्छेद 2 और 3 है वो नए राज्यों के संदर्भ की बात करता है। अनुच्छेद 2 आपके बाहरी भूभाग के संबंध में बात करता है। अनुच्छेद 3 आपके आंतरिक भूभाग में के संबंध में बात करता है। और इसका एक अंतिम अनुच्छेद अगर हम बात करें इस भाग का अनुच्छेद 4 है और यह एक महत्वपूर्ण चीज़ कहता है। और यह महत्वपूर्ण चीज़ संविधान संशोधन के संदर्भ में मानी जाती है। वो क्या कहा जाता है इसके संदर्भ में? इसमें कहा गया है कि अनुच्छेद 2 वो अनुच्छेद 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होने वाले जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, यानी कि संविधान संशोधन है, वह संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत नहीं मानी जाएगी। यानी कि जो प्रक्रिया आपके सामान्य संविधान संशोधन यानी कि 368 में जो उल्लेख किया गया है, जैसी प्रक्रिया का वहाँ पर वर्णन किया गया है, वह प्रक्रिया आपके इन 2 अनुच्छेद के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया से अलग माने जाते हैं। हम थोड़ा सा इस संविधान संशोधन की इस प्रक्रिया पर थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, उस किस तरीके से होता है उसे आप देखें और किस तरीके से आपका आर्टिकल 2 और 3 आपके आर्टिकल 368 के संविधान संशोधन से अलग होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें संविधान संशोधन की जो सामान्य प्रक्रिया होती है, संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया होती है सामान्यतः जो आर्टिकल 368 में कही गई है वह किस तरीके से होती है कि जैसे कि ये आपके प्रथम सदन, ये आपके द्वितीय सदन और ये आपके राष्ट्रपति। 3 चरणों में आपके ये 3 जगह आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया होती है। और इसका वर्णन आपके आर्टिकल 111 राष्ट्रपति की वीटो पावर के संदर्भ में आर्टिकल 111 में कहा गया है।
ये कहा जाता है कि आपके संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके 3 जो मुख्य विधायी अंग हैं, इन 3 विधायी अंगों से होकर गुजरती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके प्रथम सदन जो आपका लोकसभा भी हो सकता है, राज्यसभा भी हो सकता है, तो सबसे पहले विधेयक रखा जाता है प्रथम सदन में। यहाँ पर हमने विधेयक रखा और इसमें पहला चरण होगा विधेयक को रखना, जो कि सरकारी सदस्य यानी कि मंत्री द्वारा रखा जाता है। यहाँ पर विधेयक रखने की प्रक्रिया जैसे ही कंप्लीट होती है, उसके बाद द्वितीय चरण होता है जो इसका लंबा चरण चलता है। इसमें ये कहा जाता है कि समितियों का निर्माण होता है। समिति का निर्माण होने के बाद ये कहा जाता है कि उस विधेयक पर बहस होती है, विधेयक की जांच होती है, फिर विधेयक पर बहस होती है। बहस होने के बाद उस विधेयक को राज्य विधानमंडल में भेजा जाता है, यानी कि प्रत्येक राज्य में भेजा जाता है, और उसके बाद ये कहा जाता है कि विधेयक में संशोधन होता है, और संशोधन होने के बाद इसका तृतीय चरण होगा और विधेयक को यहाँ पर क्या कर दिया जाता है, पारित कर दिया जाता है। तो एक सदन में ये 3 चरण की प्रक्रिया हो गई, और 3 चरण के होने के बाद ये आपके द्वितीय सदन में जाएगा। द्वितीय सदन में भी सेम प्रोसीजर होगा, आपके यही 3 चरण होंगे, और 3 चरण होने के बाद ये विधेयक राष्ट्रपति के पास जाएगा, और आर्टिकल 111 के अनुसार जब राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर कर देगा तो ये विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम बन जाएगा। ये विधेयक क्या बन जाएगा, अधिनियम। तो सामान्यतः संविधान संशोधन की प्रक्रिया आपके इस तरीके से होती है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपके किस तरीके से आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 यानी कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस तरीके से अलग है। अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि किसी बाहरी राज्य को, जब किसी बाहरी भूभाग को हम भारत का राज्य बनाएंगे तो एक संविधान संशोधन की प्रक्रिया होगी। जिस तरीके से हमने दमन दीव, गोवा, पांडिचेरी और सिक्किम को हमारे अंतर्गत, हमारे भूभाग के अंतर्गत उन्हें सम्मिलित किया, तो वो किस तरीके की प्रक्रिया होती है। तो विधेयक रखा जाता है प्रथम सदन में, और प्रथम सदन में होने के बाद ये प्रक्रिया होगी, जांच बहस होगी, लेकिन राज्यों से नहीं पूछा जाएगा। अनुच्छेद 2 के अंतर्गत ये कहा जाता है कि राज्यों से पूछा नहीं जाएगा। यहाँ पर ये कहा जाता है कि जब ये इस तरीके से प्रक्रिया चलेगी, उससे पहले आप एक डायरेक्ट राष्ट्रपति के पास भेजो, राष्ट्रपति इस पर अनुमति प्रदान करेगा। अनुमति प्रदान करने के बाद ये कहा जाता है कि वापस प्रथम सदन में होगा, और प्रथम सदन में आने के बाद ये प्रक्रिया चलेगी, और यह प्रक्रिया चलने के बाद यह प्रक्रिया इससे काट दो, और यह प्रक्रिया गुजरी, और उसके बाद द्वितीय सदन में आया। द्वितीय सदन में आने के बाद यह विधेयक यहाँ से 3 चरणों से गुजरा और बाद में राष्ट्रपति के पास गया, और राष्ट्रपति के पास जाने के बाद ये कहा जाता है कि इस अधिनियम को पारित कर दिया जाएगा। यानी कि अनुच्छेद 2 और 3 ऐसे 2 संविधान संशोधन विधेयक से संबंधित माने जाते हैं, जिन्हें संसद में रखने से पहले किसके पास भेजा जाता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है, और राष्ट्रपति जब अनुमति देगा तो फिर ये प्रथम सदन में इन चरणों से गुजरेगा। केवल इस घटना के अलावा ये पूरी की पूरी प्रक्रिया जो 368 में हुई है उस तरीके की प्रक्रिया चलेगी। तो ये आर्टिकल 2 के संदर्भ में बात की जाती है। अब हम बात करें क्यों ये पूछते, तो राज्यों से पूछने, यानी कि अगर आपकी भौगोलिक सीमाओं या बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय मामले होते हैं उसमें राज्य का कोई दखल नहीं होता, ये केंद्र के मामले माने जाते हैं, ये संघ सूची के अंतर्गत माने जाते हैं। इस वजह से ये कहा जाता है कि यहाँ पर राज्यों से अनुमति लेने की कोई आवश्यकता नहीं होती, और इस वजह से यहाँ पर राज्य विधानमंडल का कोई प्रावधान नहीं होता। तो ये आर्टिकल 2 के संदर्भ में बात की गई। लेकिन अगर हम बात करें आर्टिकल 3 में क्या कहा गया है, फिर क्या वहाँ पर भी सेम यही प्रक्रिया होती है। वहाँ पर अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी कुछ तरीके से अनुच्छेद 2 के समान काम। यहाँ पर अगर बात की जाए तो अगर अनुच्छेद 3 के अंतर्गत आप किसी राज्य की भौगोलिक सीमाओं का निर्धारण कर रहे हैं, यानी कि हम मध्य प्रदेश से काटकर छत्तीसगढ़ का निर्माण कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये कहा जाता है कि उस विधेयक को रखने के पहले आप कहाँ पर उसे भेजोगे, राष्ट्रपति के पास पहुँचा, और राष्ट्रपति वहाँ से उस पर अपनी सहमति देने से पहले
राष्ट्रपति उस पर अपनी जो सहमति देगा, उस सहमति से पहले उस राज्य में भेजेगा, उस राज्य के विधानमंडल के पास उस विधेयक को भेजेगा और उससे पूछेगा कि भाई क्या आप सहमत हो अपने राज्य का विभाजन करने के लिए। और जब वह विधानमंडल उस विधेयक को पारित कर देगा तो वापस वह राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति फिर उस पर अपनी सहमति देगा, और राष्ट्रपति जैसे सहमति देगा तो वापस यह विधेयक आपके कहाँ पर आ जाएगा, प्रथम सदन में। और प्रथम सदन में यही प्रोसीजर होगा, इस प्रोसीजर को छोड़कर यही प्रोसीजर जो आपके 368 में हो रहा था वो प्रोसीजर होगा, फिर आपके द्वितीय सदन में वही प्रोसीजर होगा, फिर आपके राष्ट्रपति के पास वो विधेयक पहुंचेगा, राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर करेगा और आपके नए राज्य का निर्माण हो जाएगा अनुच्छेद 3 के अनुसार। तो इस तरीके इसी वजह से जो हमें जो अनुच्छेद 4 में कही गई बात है कि अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन, अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 के अंतर्गत होने वाले संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 के अंतर्गत माने नहीं जाएंगे, यानी कि उनको अनुच्छेद 368 के समान नहीं माना जाएगा, उसका कुछ प्रोसीजर कुछ हटके होता है, कुछ अलग होता है। तो इस तरीके से आपका ये 4 अनुच्छेदों की हमने बात की। अब हम बात करेंगे कि आपके राज्यों का निर्माण कैसे हुआ। भारत में राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया क्या मानी जाती है। भारत में ये कहा जाता है कि प्रारंभ की स्थिति अगर आप उस पर बात करो तो जब ये भारत हम रियासतों में बटे हुए थे, रियासतों में बंटने के बाद आज़ादी मिली, अंग्रेज़ों ने भारत शासन अधिनियम, भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के द्वारा ये घोषणा की कि जो रियासतें हैं उन रियासतों को ये अधिकार है कि वो भारत में मिले या पाकिस्तान में मिले या फिर खुद स्वतंत्र है। इस तरीके का जब उन्होंने प्रावधान किया तो उस स्थिति में सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयासों से इन रियासतों को एकीकृत किया जाता है और उन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित किया जाता है। अब जब इन्हें भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया तो उस स्थिति में ये कहा जाता है कि अब आपके इन राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया की बात कही गई कि राज्यों का निर्माण कैसे किया जाए। तो इसी बात को देखते हुए ये कहा जाता है कि जब आपके संविधान सभा की बैठक चल रही थी तो उसी संविधान सभा की बैठक में एक गैर संवैधानिक समिति का गठन होता है। वैसे हम 23 समितियां बात करते हैं संविधान सभा की कार्यप्रणाली में, हम 23 समितियों की बात करते हैं। उनमें से आपके 8 बड़ी समिति और 15 छोटी समितियां थी, और इन्हीं 15 छोटी समितियों में एक गैर संवैधानिक समिति थी जिसका नाम था एस.के. धर समिति। एस.के. धर समिति यानी कि जिसे धर समिति भी कहा जाता है। एस.के. धर समिति, इसका गठन जून 1948 में किया गया और इससे ये पूछा गया था कि हम राज्यों का निर्माण कैसे करें। हम राज्यों का निर्माण क्या भाषाई आधार पर कर सकते हैं? राज्यों का निर्माण भाषाई आधार पर कर सकते हैं। ये बात के लिए इस एस.के. धर समिति या एस.के. धर की अध्यक्षता में इस समिति का गठन हुआ और इसी वजह से भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात इससे पूछी गई थी। इस वजह से भाषाई प्रांत आयोग भी कहा गया। भाषाई प्रांत आयोग, अगर आपके क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला भाषाई प्रांत आयोग कौन सा था, किसकी अध्यक्षता में गठित किया गया, तो वह एस.के. धर की अध्यक्षता में गठित किया गया या फिर उसे एस.के. धर आयोग भी कहा जाता है। तो जून 1948 में इस समिति का गठन होता है और इस समिति से जब राज्यों के निर्माण की बात कही गई तो इसने अपनी सिफारिश दिसंबर 1948 में दी। दिसंबर 1948 में इस एस.के. धर समिति ने अपनी सिफारिश प्रस्तुत की और इसने अपनी सिफारिश में क्या कहा? इसने अपनी सिफारिश में कहा कि जो राज्यों का निर्माण है, हम जो राज्यों का निर्माण है उन राज्यों का निर्माण भाषा के आधार पर न करके प्रशासनिकता के आधार पर, यानी कि प्रशासनिक सुविधा के आधार पर, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का निर्माण करेंगे। राज्यों का निर्माण करेंगे। प्रशासनिक सुविधा के आधार पर हमारे द्वारा राज्यों का निर्माण किया जाएगा, न कि भाषा के आधार पर।
क्योंकि अगर हमने भाषा के आधार पर अगर राज्यों का निर्माण करना शुरू कर दिया तो कल संप्रदाय या धर्म के आधार पर राज्यों की मांग उठेगी, और जब इस तरीके की संप्रदाय के आधार पर उठने लगेगी, हो सकता है आगे जाकर जाति के आधार पर भी राज्यों के निर्माण की मांग उठे। तो इस स्थिति में ये कहा जाता है कि भारत में एक खंडता की स्थिति आ सकती है, भारत की जो अखंडता है, वो जो संप्रभुता है, वो खतरे में आ सकती है। इस वजह से हमें कभी भी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं करना चाहिए, हमें प्रशासनिक सुविधा के आधार पर करेंगे। तो जैसे ही एसके दर समिति ने इस प्रकार की सिफारिश दी, दक्षिण भारत में यह कहा जाता है कि इस समिति की सिफारिशों का बड़ा विरोध हुआ, और इसी वजह से इस पर पुनर्विचार करने के लिए एक समिति का गठन तुरंत किया जाता है। दिसंबर 1948 में इस अगली समिति का गठन होता है, और उस समिति का नाम था जेवीपी समिति। अगली समिति आती है दूसरी आपके जेवीपी समिति, और ये जो जेवीपी समिति है, इस जेवीपी समिति का गठन 1948 में किया गया। जेवीपी समिति, हम इसे जेवीपी समिति क्यों कहते हैं? अगर हम यहाँ पर बात करें तो जैसे जवाहरलाल नेहरू, वी से वल्लभ भाई पटेल और पी से पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 सदस्यों की नियुक्ति के साथ इस समिति का गठन होता है, और इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय अंतरिम सरकार के मुखिया हुआ करते थे। जेवीपी समिति आई, जेवीपी समिति से कहा गया कि भाई राज्यों का निर्माण हम बताओ आप किस आधार पर करें। जेवीपी समिति ने अपनी सिफारिश में कहा कि नहीं, हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं कर सकते। अगर हमने भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण किया तो आगे जाकर वही खंडता की स्थिति या भारत की संप्रभुता खतरे में हो सकती है। और ये जो जेवीपी समिति की सिफारिश थी, सैम धर समिति की सिफारिश के साथ मेल खाती थी, और उन्होंने इस आधार पर जो भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की मांग थी उसको रिजेक्ट कर दिया, और उसके बाद आपका संविधान लागू हो जाता है और राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जेवीपी समिति और धर समिति दोनों की सेम सिफारिश रही, और इस सेम सिफारिश के बाद भारत में राज्यों का निर्माण कर दिया गया। भारत में राज्यों का निर्माण कर दिया जाता है, और आपका संविधान 1950 को लागू हो गया। और